नावल तर्ज ज़िंदगी इस कलम एम राइट्स हिस्सा दहम। इस वक्त सभी मीटिंग हॉल में बैठे अजूबा को सुन रहे थे। ये एक सडनली मीटिंग थी। हमें अभी अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया है जो मैं चाहती हूँ आप सब इसमें पार्टिसिपेट करें। प्रोजेक्ट ये है कि ग्रूम और ब्रीथ का ड्रेस डिज़ाइन करना है। एक ड्रीमी ड्रेस होना चाहिए, लेकिन उसमें एक चैलेंज ये है कि ब्राइड को पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए और ग्रूम को वेस्टर्न ड्रेस चाहिए। लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि उन दोनों का ड्रेस आपस में मैच भी करे। तो आप लोगों को ऐसे डिज़ाइन करना है कि दोनों की डिमांड पूरी हो। क्या आप सब रेडियो हैं? अजूबा ने सब की तरफ देखकर कहा, जिस पर सब ना जोशो खरूश से हाँ कहा। लेकिन ये 2 दिनों में करना है। सब शौक हो गए थे। हाँ, ये हमें 2 दिन में करना होगा। डोंट वरी गाइस, हम कर लेंगे। उनमें से एक एम्प्लॉय ने सबको मोटिवेट किया। फिर सब भी जोश में आ गए थे। सब अपने अपने कामों में लग गए थे। अजूबा भी अपने ऑफिस रूम में बैठी मसरूफ़ थी और एजाज का दिमाग रेडी घूमा हुआ था। ऊपर से 2 दिन में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, वो सही मानों में फंस गया था। लेकिन उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और काम करना स्टार्ट कर दिया था। तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? कैसी गड़बड़ यार? वन एंड ओनली सेलिना गड़बड़ और किया। हा 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 हा, वो गड़बड़ करने के पोजीशन में नहीं, सो डोंट वरी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो कुछ तो प्लान कर रही है। करने दो, प्लान खुद ही मुँह के बिलगर जाएगी। लेकिन उसकी खामोशी मुझे किसी बड़े तूफान आने की अलामत लग रही है। मुझे तूफानों से लड़ना आता है, चाहे वो कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना हो। उमर को सेलिना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसे वो एक बागी और धोखेबाज औरत लगती थी। अब वो ये थी या नहीं, ये तो वक्त ही बताने वाला था। अच्छा यार सुनना, ये जो इनकल मर्जा का बेटा है, एजाज मर्जा, इसकी अपडेट मिली है। हाँ बताओ। वो एम्प्लॉय के तौर पर अजूबा की कंपनी में काम कर रहा है। क्या वो तो अजूबा का बिजनेस पार्टनर था ना? हाँ, यही सोचने वाली बात है। तो पता करवाओ, मुझे जानना है। हाँ, मैं करवाता हूँ पता। ठीक है। फिर वो दोनों गेमिंग शो देखने लगे। उनके फ्री वक्त में वो दोनों कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते थे। वो चारों बर्क के ऑफिस पहुंच चुकी थी। वो सीधा रिसेप्शन पर लड़की से बर्क का पूछने लगे। बर्क अभी मीटिंग में था, इसलिए लड़की ने उन्हें वेटिंग एरिया में वेट करने का कहा। वो चारों वेटिंग एरिया में बैठी बर्क की मीटिंग खत्म होने का वेट कर रही थीं। खरबाग कानों में हेडफोन्स पहने गाने सुन रही थी और बाकी तीनों आपस में बातें कर रही थी। उन्हें आए हुए आधा घंटा गुजर गया था। बर्क की मीटिंग खत्म हो गई थी। वो अपने ऑफिस रूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था कि इसे रिसेप्शन से लड़की की कॉल आई। इसे सन्ने को जो मिला वो पहले तो शौक हुआ, फिर उसने परमिशन दे दी थी। इसे भी जानना था आखिर कौन लड़कियां हैं जो इससे मिलने आई थीं। रिसेप्शन वाली लड़की ने खरबाक वालों को बताया कि बर्क की मीटिंग ख़त्म हो गई है। वो इन चारों को बर्क के ऑफिस रूम के बाहर छोड़कर चली गई। वो चारों बारी बारी बर्क के ऑफिस रूम में एंटर हुई थीं। बर्क ने चारों लड़कियों को देखा। उनमें से एक को वो जानता था, बाकी तीनों लड़कियां वो इसके लिए अनजान चेहरे थे। वो चारों बर्क को सलाम करने के बाद वहां पर सूफे पड़े थे, वहीं बैठ गई। बर्क ने सलाम का जवाब दिया। जी खरबाक, यहाँ आने का मतलब, और ये कौन है? ओ, आप अपने मेहमानों के ऐसे ट्रीट करते हैं? नूरालईन ने बर्क की टू द पॉइंट बात करने पर कह पड़ी। मैं तो अपने छोटे भाई को भी ऐसे ट्रीट करता हूँ। आपको कोई मसला है? नहीं, हम बस आपसे मिलने आए थे। हैर ने बर्क से कहा। क्यों और किस लिए? वो इसलिए क्योंकि बस मिलना था आपसे। शमाइला ने बेतका रीज़न दिया था। लिसन गर्ल्स, में बहुत बिजी रहता हूँ, तो आपकी ये मस्तियाँ मुझसे दूर रहकर करें। बर्क तो खरबाक को देखने लगा जो जब से आई थी खामोश बैठी थी। बर्क को इतना तो पता चल गया था कि वो खरबाक की दोस्तें थीं। ये कितना रोवोड हैं, हैर ने कहा। तो खरबाक पहले अपनी सहेलियों को, फिर बर्क को देखने के बाद फाइनल्स कन्वर्सेशन में शामिल हो गई थी।
آپ مجھے تو جانتے ہیں ہوں گے۔ کون ہیں آپ؟ برقے کا علمی دیکھنے والی خرباق خود کو ملامت کر رہی تھی کہ کیوں ہی آئی اس سے ملنے، اور اپنی سہیلیوں کو بھی لے کر آ گئی۔ میں خرباق ملک ہوں۔ میں نہیں جانتا ہوں آپ کو۔ آپ میرے ڈیڈی کو تو جانتے ہوں گے نا؟ کون ہیں آپ کے ڈیڈی؟ وہیں جن سے آپ ملنے کل مینشن آئے تھے۔ وہ میرے انکل تھے، میں ان سے کچھ ڈسکس کرنے آیا تھا۔ اب دیا نہ صحیح انٹرو میں انہیں جانتا ہوں، لیکن میں آپ کو اور آپ کے متعلق کسی کو نہیں جانتا۔ وہ چاروں برق کو ایسے دیکھ رہے تھیں کہ جیسے وہ ایک الگ ہاں مخلوق ہو۔ سائیکو مین، آئی نو آئی ایم سائیکو مین مائی سائیکی ہارمفل فار یو اینڈ یور فرینڈ سو اسٹے اوے فروم می، برق نے خرباق کو تاکید کرتے کہا۔ وہ چاروں خاموش ہو گئی تھیں۔ اب اپنی تینوں بٹرفلائز کے ساتھ میرے آفس سے دور کہیں اور جگہ فلائی کر جاؤ۔ خرباق تو ہونق بنی برق کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چاروں غصے میں برق کے آفس سے نکل گئی تھی۔ خرباق نے جاتے جاتے برق کو سائیکو مین دوبارہ کہا تھا۔ برق کے چہرے پر ان کے جاتے ہیں مسکان آ گئی تھی۔ اسے مزہ آیا تھا ان چاروں کو تنگ کرنے میں۔ وہ آفس سے تھک ہار کر جیسے مینشن پہنچی، اس نے لاؤنج میں مسز قریشی کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس پہنچی اور انہیں گلے لگا کر چپ کروانے لگی۔ ماذا حدث یا امی لماذا تبکین؟ کیا ہوا ہے امی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انا اشتاق الیہ بشدہ ارید رویتا انا قلق جدن علیہ۔ مجھے اس کی شدت سے یاد آ رہی ہے، مجھے اسے دیکھنا ہے، میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ وہ جب بھی دونوں اداس ہوتے تھیں تو عربی میں بات کرتے تھیں۔ عزوبہ مسز قریشی کو ان کے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چھوڑ کر اپنے بابا کو کال ملانے لگی۔ بابا آپ کہاں ہیں؟ میں بیٹا ایک میٹنگ میں ہوں۔ بابا آج کا دن آپ امی کے ساتھ رہنے والے تھے؟ ہاں بیٹا جی، اچانک ایک میٹنگ میں آنا پڑا، میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن آپ کی ماں نے ہی مجھے زبردستی بھیج دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جب تک آئیں گے؟ بس 1 گھنٹے میں۔ ٹھیک ہے بابا۔ وہ کال کاٹ کر شازین کو کال ملانے لگی، جو بیچارہ ابھی گھر پہنچا تھا اور فریش ہو کر کھانا کھا رہا تھا۔ عزوبہ کی کال آنے پر وہ کھانوں کو دیکھنے لگا۔ پہلے ہٹلر کی ڈانٹ کھا لوں پھر تمہیں کھاتا ہوں۔ تم کہاں تھے؟ میری کال اٹھانے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ وہ دراصل میم میں کھانا کھا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک کام ہے جو تمہیں کچھ دنوں کے اندر کرنا ہے۔ جی میم بتائیں۔ تمہیں کسی کی کرنٹ لوکیشن معلوم کرنی ہے۔ وہ کیسے کرنی ہے وہ تم پر ڈیپینڈ ہے، کیا تم کر لو گے؟ آبویسلی میم، میں کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، اب تم کھانا کھا سکتے ہو۔ عزوبہ نے کال کاٹ دی تھی۔ شازین نے جیسے ایک نوالا کھایا کھانا تو ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یہ ہٹلر مجھے سکون سے کھانا بھی نہیں کھانے دیتی۔ شازین اپنا کھانا اوون میں پھر سے گرم کرنے لگا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ناول کی 10ویں قسط آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔